मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं महासचिव की शक्तियाँ, कार्य एवं उसकी क्या भूमिका थी राष्ट्र संघ में का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि महासचिव की नियुक्ति तथा अधिकारों के संबंध में राष्ट्रसंघ प्रसंविदा की व्यवस्थाओं का उल्लेख हम कर चुके हैं। उनके अनुसार प्रथम महासचिव का नाम प्रसंविदा के परिशिष्ट में दिया भी गया। ब्रिटेन के सर जेम्स एरिक ड्रेमंड इस प्रकार से राष्ट्रसंघ के प्रथम महासचिव बने, जो 1920 से 1933 तक 13 वर्ष इस पद पर बने रहे। इसके बाद फ्रांसीसी एम जोसेफ एवनोल परिषद के द्वारा महासभा की समिति से महासचिव निर्वाचित हुए। वे 1933 में 10 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित हुए थे, पर उन्होंने सितंबर 1940 में त्यागपत्र दे दिया। उनके बाद आयरलैंड के केसी लेस्टर राष्ट्रसंघ के महासचिव बने और राष्ट्रसंघ के विघटन तक कार्य करते रहे। राष्ट्र संघ के महासचिव की शक्तियों एवं कार्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रशासनिक शक्तियां, दूसरा है नियुक्ति संबंधी शक्तियां तथा तीसरा है राष्ट्र संघ की प्रतिनिधित्व संबंधी शक्तियां। इन कार्यों से महासचिव को 3 प्रकार की भूमिका प्राप्त होती थी। पहला तो ये कि राष्ट्रसंघ के मुख्य प्रशासक की भूमिका, दूसरी भूमिका उसे राष्ट्रसंघ के मुख्य कार्मिक अधिकारी के तौर पर मिली और तीसरी भूमिका राष्ट्रसंघ के मुख्य प्रवक्ता की भूमिका के रूप में भी उसे मिली। इन तीनों प्रकार की भूमिकाओं के विकास में राष्ट्रसंघ के प्रथम महासचिव सर जेम्स एरिक ड्रेमंड के व्यक्तित्व का प्रमुख हाथ रहा। उन्होंने राष्ट्रसंघ के मुख्य प्रशासक और मुख्य कार्मिक अधिकारी के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन को एक सुदृढ़ रूप प्रदान किया। परंतु राष्ट्रसंघ के मुख्य प्रवक्ता के रूप में उनकी भूमिका, जैसा हम आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन करते समय उसके महासचिव की भूमिका में जो भिन्नता रही उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वे ब्रिटिश नागरिक सेवा के एक अनुभवी और उच्च पदाधिकारी रहे थे। वे राष्ट्रसंघ प्रशासन में ब्रिटिश नागरिक सेवा के श्रेष्ठ परंपराओं के लाने में सफल रहे, परंतु साथ ही ब्रिटिश नागरिक सेवा की इस परंपरा को भी लाएं कि ब्रिटिश नागरिक अधिकारी प्रछन्न रहकर कार्य करते रहें। ऑटोनोमस, वे मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति को क्रियान्वित करने के लिए सभी उपाय करते हैं, परंतु उस नीति की सफलता या असफलता का यश या अपयश वे स्वयं नहीं लेते, वरन वह यश या अपयश मंत्री को मिलता है। अतः ड्रमंड
के निर्देशन में राष्ट्रसंघ के महासचिव की राजनीतिक भूमिका का वैसा विकास नहीं हुआ जैसा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के संबंध में बाद में हुआ। राष्ट्रसंघ एक मुख्य प्रशासक के रूप में महासचिव राष्ट्रसंघ के प्रशासन व्यवस्था का अध्यक्ष था। वह परिषद और सभा के सचिव के रूप में भी कार्य करता था। प्रशासक के रूप में वह राष्ट्रसंघ की सभा संस्थाओं के सचिवालय संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता था, सभी अंगों के निर्णयों को क्रियान्वित करता था, राष्ट्रसंघ के सभी अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण, निर्देशन और समन्वय करता था। महासचिव एक ऐसा मुख्य प्रशासक था जिसकी भूमिका में मुख्य कार्यपालक चीफ एग्जीक्यूटिव की भूमिका थी आंशिक रूप से समाहित हो गई थी। इसका कारण यह था कि राष्ट्रसंघ की नीति निर्धारित अंग सभा और परिषद मुख्य कार्यपालक की भूमिका निभाने में असमर्थ थे। एक ओर तो उनकी बैठकों के बीच में काफी अंतराल रहता था। परिषद का वर्ष में सामान्यतः केवल एक अधिवेशन होता था। परिषद की बैठक भी औसतन वर्ष में 4 बार होती थी। ये बैठकें भी थोड़े समय में ही के लिए ही चलती थी। दूसरे इन अंगों के अध्यक्षों का कार्यकाल बहुत सीमित होता था। अतः महासचिव और सचिवालय को नीति निर्धारण में भी एक सक्रिय भूमिका प्राप्त हो गई। महासचिव राष्ट्रसंघ को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ अंशतः उसका प्रमुख कार्यपालक अधिकारी भी बन गया। दूसरा कार्य राष्ट्र संघ का मुख्य कार्मिक अधिकारी के रूप में चीफ स्टाफिंग ऑफिसर ऑफ द लीग। एक मुख्य कार्मिक अधिकारी के रूप में राष्ट्रसंघ के महासचिव की शक्तियों की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। जिस प्रकार अमेरिकन राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति से पदाधिकारियों की नियुक्ति की अत्यंत व्यापक शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार राष्ट्रसंघ के महासचिव परिषद की सहमति से अधिकारियों को नियुक्त करने का अत्यंत व्यापक शक्ति संपन्न था। राष्ट्रसंघ का प्रथम महासचिव के रूप में राष्ट्रसंघ के सचिवालय के गठन और उसके कार्मिक प्रशासन को एक सुदृढ़ नींव प्रदान करने का उत्तरदायित्व सर जेम्स एरिक ड्रमंड को ने ही संभाला। उन्होंने इस उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। सर ड्रमंड ने राष्ट्रसंघ से संबंधित वाल्फोर स्मरण पत्र को तैयार किया था। इस स्मरण पत्र में कहा गया था कि राष्ट्रसंघ का सचिवालय विभिन्न राष्ट्रीय समूहों का एक संकलन मात्र नहीं होना चाहिए, वरन उसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होना चाहिए और इसके लिए इस सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए कि राष्ट्रसंघ के अधिकारियों को अपनी राष्ट्रीयताओं का स्वयं राष्ट्रसंघ के प्रति निष्ठा में विलीन कर देना चाहिए। वे परिषद या सभा के प्रतिनिधि मंडल के समान राष्ट्रसंघ के सचिवालय में केवल अपने देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, वरन राष्ट्रसंघ के पदाधिकारियों के रूप में एक नवीन स्थिति प्राप्त करेंगे। इस कारण से उन पर अपने राष्ट्रों का नियंत्रण नहीं रहेगा, वरन उनकी एक स्वतंत्र स्थिति होगा जिसमें वे केवल महासचिव के अधीन होंगे और महासचिव के माध्यम से उस परिषद में जो उन्हें नियुक्त करती है तथा उस सभा में जो उन्हें वेतन देता है अधीन होंगे। उन्होंने राष्ट्रसंघ के पदाधिकारियों की भर्ती के लिए एक द्वैध फार्मूला अपनाया और यह फार्मूला था, पहला योग्यता का तथा दूसरा था पदों का विश्वव्यापी भौगोलिक वितरण का। सर ड्रमंड
ने इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्र संघ के सचिवालय का संगठन किया। उन्होंने राष्ट्र संघ के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय लोक प्रशासक की संज्ञा दी तथा उन्हें अपने राष्ट्रीय निष्ठाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र संघ के प्रति निष्ठावान होने के लिए प्रेरित किया। सन 1932 से सचिवालय के सदस्य को राष्ट्र संघ के प्रति निष्ठावान होने की घोषणा करनी होती थी। इस प्रकार से एक नवीन विचार का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति एक नवीन निष्ठा के विचार का उदय भी हुआ। तीसरी भूमिका उसकी जो महत्वपूर्ण ये थी कि राष्ट्र संघ के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीग, राष्ट्र संघ के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में महासचिव उसका प्रमुख वक्ता होता था। साथ ही जिसमें राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यपालक होने अर्थात राजनीतिक नेतृत्व प्रदान होने की भी संभावनाएं थी, क्योंकि राष्ट्र संघ के नीति निर्धारक अंग परिषद तथा सभा अनेक सदस्यीय संस्थान होने के कारण इस भूमिका को निभाने में निरंतर सक्षम नहीं थे। राष्ट्र संघ के एकमात्र अस्थायी उच्च अधिकारी के रूप में महासचिव एक सीमा तक मुख्य कार्यपालक की भूमिका को भी प्राप्त कर सकता था, पर ब्रिटिश नागरिक सेवा के भूतपूर्व उच्च पदाधिकारी सर ड्रेमंड महासचिव के कार्यालय में ब्रिटिश नागरिक सेवा की राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और प्रच्छन्नता, ऑटोनॉमिटी की परंपराओं को लाए। अतः वे महासचिव की राजनीतिक भूमिका को विकसित नहीं कर सके। उन्होंने महासचिव जोसेफ एवनोल को, जो 1933 में महासचिव बने, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्र संघ शमशान तक पहुंच गया और एवनोल ने निराश होकर के सितंबर 1940 में त्यागपत्र दे दिया। उनके उत्तराधिकारी सीन लेस्टर के लिए तो एक ही कार्य बच गया था और वह था राष्ट्र संघ का अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना। इस तरीके से राष्ट्र संघ भले ही दीर्घजीवी सिद्ध न हुआ हो, फिर भी उसके सचिवालय और महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। एच निकलसन के अनुसार सचिवालय निश्चित ही राष्ट्र संघ व्यवस्था का एक महान योगदान था। यह सत्य ही है, एक अद्भुत नवीन विकास था और यह अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए भी था, पहला, इसने एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवा की आधारशिला रखी। दूसरा कारण महत्वपूर्ण होने का ये था, इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक अस्थायी आधार प्रस्तुत किया। तीसरा यह था कि इसने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवा के दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए। पहला था अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सिद्धांत और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सिद्धांत। तो इस तरीके से इस वीडियो के साथ आज यहीं तक, अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।